आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो था वो चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है, तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इसमें एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पिछला वाला शायद चैप्टर में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाया था। तो उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने नहीं करवाया। इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे विस्तार से लिखा जाए, कॉपी पर अच्छा से, जब एग्जाम में आए तो अच्छा से कॉपी पर कैसे लिखा जाए, किस किस बातों का ध्यान रखा जाए, ये सारी बातें अंत तक देखिए, एकदम पूरा विस्तार से बताएंगे। और आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा और अच्छा से समझिए, अंत तक आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है? ये अंतिम ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ही समझ लीजिए पहला और अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन है नहीं इसमें। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन क्या है? ये कनिष्क का जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करे, या ऐसे भी आ जाएगा कनिष्क की उपलब्धियों की चर्चा करे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या कनिष्क की जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करे, ऐसे भी आ सकता है। तो सब ये दोनों तीन तरह से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए इतना में ही हमको बताना होता है, इसे थोड़ा सा मैं लिख कर आपको समझा देते हैं कैसे ऐसे लिखा जाएगा। इसको विस्तार से कैसे लिखेंगे अभी बता रहे हैं। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम तथा प्रतिभाशाली शासक था। इंट्रोडक्शन में ये शुरू में ये लिखेंगे, भारतीय इतिहास में चुनिंदा सम्राटों में उसकी गिनती की जाती है। उसकी चुनिंदा सम्राटों में गिनती की जाती है। उसकी जानकारी का, ये सब कॉपी पर अपने लिखते रहेंगे। जैसे प्रश्न बोले हैं तो प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद ये लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए? उसकी जानकारी, उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत उसका सिक्का, उसका सिक्का तथा बौद्ध ग्रंथ है, तथा बौद्ध ग्रंथ है। बस इतना लिख लिया ना। और एक बात, जो भी आपको छूट जा रहा है, मान लीजिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो छूट जा रहा है, तो इस वीडियो को पीछे करके और देख लीजिए क्या दिक्कत है। इस वीडियो को पीछे कर लीजिए और देख लीजिए। और एक बात, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। हम जो बोल रहे हैं आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर देखिए साफ उतना नहीं दिखाई दे रहा है तो हल्का सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हल्का सा वीडियो क्वालिटी क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो चलिए नहीं तो कमेंट में बताइए कैसा दिखाई दे रहा है। इतना तक लिख लिए ना। उसके बाद लिखेंगे कनिष्क का जीवन एक कुशल सम्राट के रूप में, लिखकर और अंडरलाइन ऐसे डैश करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और यहां से अब लिखना शुरू करेंगे। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा सबसे प्रतापी और कुशल योद्धा था। कनिष्क कुषाण वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का, यहां से क्या लिखेंगे? ये लिखकर अंडरलाइन है। इसके बाद कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी एवं कुशल योद्धा था। उसने अपना राज्याभिषेक, अपना, समझिए एक एक बात आपको लिखकर बता रहे हैं, ध्यान समझते जाइएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको याद नहीं, याद कैसे नहीं होगा? अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमको लिखने नहीं है, तो वही तो हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। इसको ध्यान से देखते रहिए और अंत तक देखते रहिए। उसने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। उसी समय उसने शक संवत प्रारंभ किया। उसके बाद यहाँ पर खड़ी पाई दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने अपना राजधानी
पेशावर, पुरुषपुर लिखेंगे, पुरुषपुर, और कोष्ठ में क्या लिख देंगे, पेशावर, पेशावर बनाया था, पेशावर बनाया था, इतना लिख लिया ना, पेशावर बनाया था। इतना लिखने के बाद नीचे भारत का एक मैप बना देंगे, इसके नीचे नहीं, ठीक इसके लिखने के बाद ये इतना लिख लिया, इतना, उसके ठीक नीचे भारत का क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे भारत का। देखिए ऐसे मैप बना सकते हैं, भारत का ऐसे, देखिए गलत हो गया जी, फिर गलत हो गया। आप लोगों को तो बनाने का बताया ही है जी, देखिए बार बार गलत हो जाता है। ऐसे बना लीजिए, परफेक्ट एक मैप बने ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कोई मैप बन जाए ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये पेशावर है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पुरुषपुर लिख देंगे और यहाँ पर बस हो जाएगा। अब देखिए ये लिखने के बाद ऐसे अगर मैप में दर्शा देंगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ इस बच्चा को मालूम है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ है, और मैप पर भी मालूम है। तो इसी तरह से बीच में मैप कैसे बनाया जाता है ये भी हम बता दिए कि मैप कैसे बनाया जाता है आखिर, ये सब हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे, ये बनाने के बाद यहाँ पर तो इसको मिटा देते हैं, ये बना लीजिएगा यहीं पर, और उसके बाद ये मिटा देते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, कनिष्क की उपलब्धियां, क्या लिखेंगे, कनिष्क की उपलब्धियां। कनिष्क एक कुशल योद्धा और महान साम्राज्य निर्माता था, इसकी कई उपलब्धियां हैं। कनिष्क एक कुशल साम्राज्य निर्माता तथा कुशल साम्राज्य निर्माता था, इसकी कई उपलब्धियां हैं, कई उपलब्धियां हैं, बस इतना लिख लेना, कई उपलब्धियां हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहला उपलब्धि लिखेंगे, मगध पर आक्रमण, क्या लिखेंगे, मगध पर आक्रमण। यहां से अब ये अंडरलाइन करके और यहां से लिखना शुरू करेंगे। कनिष्क ने सबसे पहले कश्मीर पर आक्रमण किया, कश्मीर पर आक्रमण किया और कनिष्कपुरी नामक शहर बसाया, और कनिष्कपुरी नामक शहर बसाया, शहर बसाया। उसके बाद कनिष्क के दरबार में रहने वाले, उसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब ये नीचे जगह उतना नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक विद्वान जिनका नाम था वासुमित्र द्वारा ये सलाह दिया गया कि चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाए। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाए तो कनिष्क ने इसकी अनुमति दे दी कि आपको जो भी व्यवस्थाएं करनी है चौथी बौद्ध संगीति के लिए, आप वो सारी व्यवस्थाएं कीजिए। इसमें सब लिखेंगे, आप वो सारी व्यवस्थाएं कीजिए। तब कनिष्क के दरबार में जो विद्वान यानी कि वासुमित्र ने कनिष्क से कहा कि बौद्ध धर्म के एक विद्वान जो कि पाटलिपुत्र यानी कि मगध में रहते हैं, पाटलिपुत्र में रहते हैं, अगर उनको बुलाया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में रहने वाले एक विद्वान जिनका नाम था अश्वघोष को निमंत्रण भेजा, लेकिन अश्वघोष खुद आने की बजाय अपने शिष्य यज्ञसेन को भेज दी। इस बात पर गुस्सा आकर कनिष्क ने मगध पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद पाटलिपुत्र से आक्रमण करने के बाद पाटलिपुत्र से अश्वघोष को ले गया और उस अश्वघोष और महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को भी ले गया, बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना शुरू करेंगे इधर।
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन लिखकर अंडरलाइन डैश। अब इसमें भी यही लिखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन लिखकर अंडरलाइन डैश। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में ही हुआ था। इसका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कनिष्क के ही क्षेत्र कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जिसके अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य ये था कि सारे बौद्ध विद्वानों को बुलाया जाए और सभी की मत बौद्ध धर्म के प्रति सभी का मत जाना जाए। लेकिन इसमें यह हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का पूरा श्रेय कनिष्क को जाता है। इतना लिख लिए, खत्म ये। उसके बाद रेशम मार्ग पर नियंत्रण, क्या लिखेंगे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण अंडरलाइन डैश। कनिष्क के समय, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कनिष्क के राज्य में ही सोना का अधिक भंडार मिल गया था, जिसके कारण भारत से रोम मिस्र की तरफ सोने का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। लेकिन चीन में भी रेशम का उत्पादन होने लगा, जिसके कारण चीन के रेशम के व्यापार के कारण कनिष्क का सोने का व्यापार काफी धीमा पड़ने लगा। और उसके बाद कनिष्क ने इस बात पर विचार करवाया कि आखिर हमारा व्यापार धीमा क्यों पड़ रहा है, तो उसका वजह रेशम व्यापार को माना। और रेशम व्यापार भारत से ही होकर गुजरता था। रेशम व्यापार का पहला रास्ता भारत से ही होकर गुजरता था, जिस पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। और उसके बाद रेशम मार्ग पर जाने वाले सभी व्यापारियों से कनिष्क टैक्स लिया करता था। और यह रास्ता चीन से भारत होते हुए रोम और मिस्र की तरफ जाता था। बस खत्म। और एक मैप यहाँ पर ही बना लीजिएगा, ऐसे भारत का मैप बना लीजिएगा। और यहाँ पर इसको ये चीन लिख दीजिएगा, चीन। और यहाँ से ऐसे 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 ये लिख दीजिएगा रोम। और ये लिख दीजिएगा रेशम मार्ग। बस हो तो गया, ये रेशम मार्ग हो गया। बस इस तीर से दिखा दीजिएगा रेशम मार्ग, थोड़ा अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा रेशम मार्ग। और इस मैप को यहाँ पर बनाइएगा, कहाँ पर? यहाँ पर। उसके बाद क्षत्रप पर नियंत्रण, क्या लिखेंगे? क्षत्रप पर नियंत्रण। यहाँ पर लिखकर क्षत्रप पर नियंत्रण अंडरलाइन डैश। अब लिखेंगे कनिष्क, यहाँ पर लिखेंगे कुषाण वंश के समय क्षत्रप प्रणाली बहुत अधिक मात्रा में होने लगी थी, जिसमें राजाओं के नियंत्रण में कई छोटे छोटे क्षत्रप होते थे। और ताकतवर राजा उन क्षत्रपों पर नियंत्रण करता था और उसको सही तरीका से चलाता था। और ये गुण कनिष्क में बहुत अच्छा से था। और कनिष्क अपने क्षत्रपों पर अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। बस इतना लिखकर कनिष्क की उपलब्धि हो जाएगा। देखिए, उपलब्धि मतलब क्षत्रपों पर नियंत्रण करना भी एक उपलब्धि है। और उसके बाद नीचे लिख देंगे निष्कर्ष में, कनिष्क एक कुशल साम्राज्य निर्माता और कुशल योद्धा था। और यह अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने कई क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। और कनिष्क ने कई बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया। बस इतना लिखकर कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण करा। और निष्कर्ष में और बहुत कुछ लिख सकते हैं, हम तो बस इतना ही बताना है, जल्दी आपको समझाना है। हमें तो ये इतना अच्छा से समझ में सब कुछ आ गया होगा आपको। इसमें कोई बस ये खत्म हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसमें बस एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।